करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू अनसरकारी एंड अगेन पिकिंग अप द थीम्स एंड द थ्रेड्स जो आज नहीं, आपको 1 साल 2 साल 3 साल जब आप सक्सेस पाते हैं तब आपको काम आएंगे। इंडिया के जो जीडीपी का जो रिलेटिव मैप आपके सामने है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, वो आप इसको ऐसा मत देखिए कि सिर्फ जीडीपी। 1980 इंडिया जीडीपी वाज 4.8 टाइम्स दैट ऑफ पाकिस्तान। और उसका ट्रेजेक्टरी देखिए आप, पहले 1 सेकंड आप देखते ही रहिएगा कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान में बहुत गहरा फर्क आ चुका है। तो आईएमएफ ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पाकिस्तान को दी। द क्वेश्चन अराइजेज, आखिर क्या कर रहा है वर्ल्ड आईएमएफ? आईएमएफ इज एक्चुअली गिविंग लोन टू पाकिस्तान, और इट इज एक्चुअली funding the terror? That is what the question is asked throughout India. So country is on the brink of bankruptcy. Total GDP has been stagnant from past 1 decade. Growth has stagnated. Inflation is rising. General prices have risen for a long time. Average Pakistani, in other words, a basket of good that cost an average Pakistani rupees 100 at the end of 2019 are now के जो डिस्पेंसेशन है उनके अपने सेल्फिश इंटरेस्ट, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, लो सेविंग रेट, inadequate investments in social and physical infrastructure and low involvement of women in workforce, और सबसे सबसे बड़ी बात, जिहाद और पाकिस्तान की अपनी सोच, वो जिम्मेदार है। बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाई इट वाज अप्रूव्ड। सो हमें ऐसे ध्यान रखिए, आईएमएफ डिसीजन इज टेकन आफ्टर अ रिव्यू, फॉर्मल रिव्यू ऑफ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। Pakistan is making efforts. It is already showcasing a progress in stabilizing the economy and rebuilding confidence. So I'm satisfied with how Pakistan government has been able to reduce its overall borrowing, and inflation fell to a historic low in this year only. So that is why the progress of disinflation, which means the reduction in the rate at which prices increase from one period to another, और जो फॉरेक्स एक्सचेंज का भी जो इम्प्रूवमेंट है, दैट हैज एक्चुअली helped IMF to take decision. So it is not taken emotionally, but then हमें यहाँ पर ये देखना है, क्वेश्चन ये उठता है कि आईएमएफ का आउटलुक क्या ऐसे ही पेट्रोनाइजिंग रहेगा? आईएमएफ का आउटलुक क्या ऐसे ही वेस्टर्न पावर ओरिएंटेड और एंटी इंडिया, एक तरीके से कहूं मैं, या एंटी डेवलपमेंट, जो शुरू से एक स्टैंड है आईएमएफ का, दैट इज व्हाई न्यू इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड? हाउ फार डू यू एग्री विद दैट, एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शंस इंडिया डू हैव फॉर द फ्यूचर? अब हमने पहले भी कई बार चर्चा की है कि फार्मर राइस और वीट को ही क्यों करते हैं, सिर्फ एमएसपी की बात नहीं है। पब्लिक जो ब्रीडिंग और रिसर्च है उसमें सपोर्ट है, स्टडी यील्ड्स हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पोटेंशियल यील्ड भी है, मोर ग्रेन्स इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, और उसके लिए एक तरीके का इकोसिस्टम बना हुआ है। एंड द पॉइंट इज दैट इवन द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो private sector, everyone is not taking any innovative steps. Otherwise it can be for cotton, it can be for horticulture, it can be for soybean, तो ऐसा हमें क्यों नहीं दिखता है? And then the kind of fluctuation which we have seen, for example, think about certain kind of vegetables and fruits. तो इसीलिए आईसीएआर ने जो जेनेटिकली एडिटेड जी म्यूटेंट लाइन ऑफ सांबा मशूरी वो डेवलप किया। तो आप लगाइए, वो एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी है, साइटोकिनिन लेवल्स इन राइस। साइटोकिनिन्स आर प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गेन्स पर पेनिकल। So ICAR scientists have basically used CRISPR-Cas9 technology to cut and modify the DNA sequence of the SAD GN1A gene in order to reduce its expression and promote cytokinin accumulation, leading to higher number of grains. तो क्यों नहीं आप करोगे? हमने कमला की बात की थी, और कमला का भी एग्जाम्पल यही है। तो इसीलिए जब आप ये करेंगे तो फिर आप एक तरफ चाहते हैं कि किसान जो है चावल और गेहूं को छोड़कर वो अपने अपने क्रॉपिंग पैटर्न को बदले। So it is going to take some time, and it is going to require तो ये आप कर पाएंगे। So the continuous breeding improvement is one point, resilient crop production is another point, and assured MSP जो मिला है प्रोक्योरमेंट के लिए वो एक और पॉइंट है। तो आप कह सकते हैं कि इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप
डू राइट ए शॉर्ट नोट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ गंजेस प्लेन्स। गंगा प्लेन से लेकर कावेरी डेल्टा से लेकर बंगाल और ईस्टर्न यूपी में जब ये है तो आप इसको कैसे करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एंड मेंस में भी शॉर्ट नोट आ सकता है कि व्हाट वाज कॉस्मोस 482 मिशन। द मिशन वाज अ सीरीज ऑफ प्रोब्स लॉन्च्ड बाय द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टू एक्सप्लोर विनस। विनस जो है लॉन्ग टाइम एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा है। एक तो थिक क्लाउड्स ऑफ विनस, लगता है कि वहां लाइफ है। दूसरा, सोवियत वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट द साइंटिफिक सुपीरियरिटी बाय सेंडिंग प्रोब्स टू फार ऑफ प्लैनेट्स। सो इसीलिए वीनस यानी जिसको वेनेरा भी कहा गया, ये प्रोग्राम किया गया। सो कॉस्मोस 482, लेकिन वो माल फंक्शन कर गया और साइंटिस्ट दे वर नॉट एबल टू सी बिफोर हैंड कि वो लोकेशन की एग्जैक्ट क्रैश का क्या होगा, क्रैश का एग्जैक्ट लोकेशन। बिकॉज द लैंडर्स री एंट्री इनटू एटमॉस्फेयर वाज अनकंट्रोल्ड। इतने समय से वो स्पेस में था। अब स्पेस क्राफ्ट जो है अपनी कैपेसिटी टू एरो ब्रेक और यूज इट्स पैराशूट सिस्टम ताकि उसकी स्पीड धीरे हो जाए, वो भी खो चुका था। द लैंडर विच वॉज हर्टलिंग थ्रू स्पेस एट मोर देन 17,000 miles an hour was only slowed down by atmospheric friction, and it likely splashed into ocean at 242 km per hour, similar to the speed achieved by a high speed train or a very fast race car. और उसके बाद स्पेसक्राफ्ट क्यों नहीं बर्न हुआ? बिकॉज इट इज अ बॉडी मेड अप ऑफ टिटेनियम, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 1700 डिग्री सेल्सियस, एंड वाइल री एंटरिंग एटमोस्फेयर स्पेस जंक कैन रीच टेम्परेचर अप टू 1600 डिग्री सेल्सियस ओनली। सो क्या क्रैश अनयूजुअल है? No, it is not unusual. More than 2,400 human man-made objects have fell from space in 2022, a record number. आप अगर यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात माने, so far there is no record of human fatality due to crash of space debris. और जो एनुअल रिस्क है इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को, वो बहुत थोड़ा है। इसीलिए आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसीलिए क्या आप मानते हैं कि इंसान जो कर रहा है करते चले, और हजारों लाखों जो इक्विपमेंट्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स स्पेस में रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सब ऐसे ही गिरे पड़े? हम ब्रह्मांड का आखिर करना क्या चाहते हैं और आखिर हम कहाँ जाके रुकेंगे, इस विषय पर आप एक 100 वर्ड्स का नोट लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ 100 वर्ड्स एंड ट्राई टू ब्रिंग आउट कि हम जैसे गगनयान, और हम जो है व्योम यात्री, और हम जो है आदित्य L1, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम क्या अलग हैं? एक तरफ तो हमने लार्ज लार्ज कोलाइडर जो अपना है, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, जिसमें हमने बोसोन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक की बात कर ली है कि मास कैसे होता है किसी भी पार्टिकल का, सब एटॉमिक पार्टिकल का भी। तो क्या हम सही दिशा में हैं? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, नॉट पार्लियामेंट और जुडिशरी। ऑनरेबल गवई साहब ने कह दिया। और नो टू एनी पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट। और उन्होंने साथ में ये बात भी कह दी अपने रेजिडेंस पर। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा हार्टनिंग और रिस्पॉन्सिबल और इंस्पायरिंग है। वी मस्ट लुक फॉरवर्ड टू गवई सर, someone who is taking India to new heights. Biometric screening mandatory for MSP purchases of pulses, और प्रोक्यूरमेंट पीरियड लिमिटेड टू 60 days। ये एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है, बेनिफिट करेगा फार्मर्स को। पॉइंट ऑफ सेल की बात हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, और जेन्युइन फार्मर ही सिर्फ बेनिफिट हो पाएंगे। एंड सेक्शन 7 ऑफ आधार एक्ट 2016 विच केम इनटू इफेक्ट ऑन अप्रैल 21 अलाउइंग आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है फॉर वेलफेयर स्कीम्स, अब वो चलेगा। तो न्यू रिक्वायरमेंट विल इंश्योर दैट ओनली फ्रेश प्रोड्यूस एंड वेरीफाइड फार्मर पार्टिसिपेट इन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफेड और एनसीसीएफ का रोल होगा, और बेनिफिट उनको मिलेगा जिनको मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान फॉर ऑयल सीड्स एंड पल्सेस के लिए आप कह सकते हैं कि एक राइट डायरेक्शन है। प्राइस सपोर्ट स्कीम अपनी जगह है। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम भी है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम भी है। ये चारों कीवर्ड आपके मेंस के आंसर में आने चाहिए। आप नोट कर लीजिए, तो आपका भला होगा। Now, coming to the next topic with respect to the message in the US UK trade deal. UK cars exported to the US to benefit from a reduced tariff of 10%। इंडिया भी बात कर रहा है, तो वही बात है, कोई विनर नहीं है, कोई लूजर नहीं है, कोई कोई सेक्टर किसी किसी कंट्री का फायदे में रहेगा। यूके वैसे भी अब वो पावर नहीं है जैसी वो था, लेकिन हमें बोलने का कोई हक नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वी आर इन अ डेवलपिंग स्टेज एंड वी हैव टू रीच आवर टारगेट्स बाय 2047। ऐसा यूके का कोई गोल नहीं है। यूके तो बल्कि अभी ये कहता है कि वी विल नॉट टेक माइग्रेशन इनसाइड, वरना हमारा यूके अजीब सा हो जाएगा। तो एक घेटो शुरू से था, वो इलीट घेटो कहना चाहिए उसको, और कॉलोनियलिज्म की जिसे कहना चाहिए परचम लहराया वहां पर। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे लिए सिर्फ इतना है कि लॉन्ग टर्म में हम अपने उसको हम अपने जो हमारे जो इंटरेस्ट हैं, वी शुड नॉट लेट देम गो अवे।
सो द पॉइंट इज दैट इंडिया, आप ये लिखिए दो लाइनों में कि या इंडिया को, इंडिया पे क्या इम्पेक्ट होगा यूके यूएस यूके ट्रेड डील से आपके हिसाब से। दैट इज व्हाट यू शुड थिंक अबाउट। Now again an example how smart beta funds for alpha, that means geopolitical tension इंडिया पाकिस्तान के escalate होने के बाद स्मार्ट बीटा फंड्स की बात आई, जो रिस्क को कवर करेंगे। फैक्टर्स बेस्ड portfolios can outperform during certain environment and help investors and better returns for the amount of risk taken। तो स्मार्ट बीटा फंड्स की बात की गई कि ये जो है मदद करेंगे। तो ये भी एक टाइप के फंड्स ही हैं, एक टाइप के ये एक टाइप के आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है। और उसका कंसिडरेशन यही है कि भाई अंडरलाइंग आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ नाम भी दिए हुए हैं। और 3 साल का देखिए आप, यूटीआई बीएससी लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स फंड, 3 इयर्स CAGR रिटर्न दिया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल का भी दिया हुआ है लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स फंड, 17% रिटर्न। और यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड ने भी 14% के आसपास तक का रिटर्न देने की बात की है। इंडिया नीड्स टू टाई अप इज लूज एंड्स इन वैल्यू चेन, बिल्कुल सही बात है, ताकि टू डिजाइन हाई वैल्यू एपरल प्रोडक्ट्स फॉर द यूके मार्केट, सिर्फ यूके के लिए नहीं, बाकी की बात भी है। इंडिया यूके एफटीए तो अभी हो ही रहा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में अशोक गुलाटी सर और सुलक्षणा राव और रिया जैन, रिसर्च असिस्टेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट है, उन्होंने लिखा इसको, थोड़ा इसलिए टेक्निकल है और इसीलिए लूसिडनेस गायब हो जाती है। सिविल सर्विसेज में भी आप देखेंगे कि जो अप्रोच चाहिए आंसर राइटिंग में, वो बहुत सिंपल और लूसिड चाहिए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं चाहिए। तो हमें बस क्वेश्चन ये उठता है कि आप ये बनाइए, आप ये बताइए कि इंडिया ऐसा क्या करे जिससे जो वो वैल्यू चेन हमारी जो है वो और ज़्यादा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो जाए और ज़्यादा हमारी स्मार्ट हो जाए। क्योंकि इंडिया का जो 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 आप कह सकते हैं सेक्टर है, उसमें 3 स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है। पहली बात तो फ्रेगमेंटेड मैन्युफैक्चरिंग बेस है, यहाँ पर माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, सारे स्टेट्स में हैं वो। जैसे आप कोयम्बटूर की बात करें तो वहाँ पर है आपका तिरुपुर, फिर कहीं आपका लुधियाना में आपके निटिंग यार्न और वो सब है। बाकी सूरत है, मुंबई है, कलकत्ता है। कॉटन जो है गुजरात और महाराष्ट्र में होता है, यार्न आपका तमिलनाडु में स्पन होता है, फैब्रिक जो है अदर पार्ट में, और गारमेंट स्टिच पूरे भारत में होता है। जोग्राफिकल डिस्पेंसेशन, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है, इससे डेज बढ़ जाते हैं, डिलीवरी बढ़ जाती है। बांग्लादेश हमसे स्मार्ट है इस मामले में। एंड देन आवर पॉलिसीज ऑन द मैन मेड फाइबर्स, हैम्पर्ड बाय इन्वर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी स्ट्रक्चर, जीएसटी का सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है। तो पॉलिसी प्रैक्टिस एंड प्रोडक्ट्स हमें ऐसा करना पड़ेगा। पीएम मित्रा वेरी इंपॉर्टेंट, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट, नवसारी में जो हमने बात की, या विरुद्धनगर तमिलनाडु में बात की, इट इज फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट्स। और दूसरा हमें सिंप्लीफिकेशन, कंसोलिडेशन एंड एलिमिनेशन करना होगा। हैवी प्रोसेसेस जो फॉर एक्सपोर्टर्स इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, हमें जीएसटी स्ट्रक्चर को रेशनलाइज करना होगा। और हमें जीएसटी को भी उसी पर्सपेक्टिव से, जैसे मैंने कहा, देखना होगा, उसको टेबल पे लाना होगा। स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके हमें बांग्लादेश और वियतनाम को टक्कर देनी होगी, चाइना को भी टक्कर देनी होगी, चाइना का तो डोमिनेंस है। एंड हमें नए जो ना फैशन एस्थेटिक्स और नए आइडियाज़ को आगे लेके आना होगा, हमें फ्रेश सोच से आगे बढ़ना होगा। तो वही है कि जैसे एक्टिव वेयर है, एथलेजर है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, दे आर डोमिनेटेड बाय एमएमएफ्स। अभी इंडिया में पहले कोई कुछ भी पहन लेता था, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू ओकेजन्स है, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो है, अकॉर्डिंग टू टाइम है। तो आप इस पर बताइए मुझे, इंडिया यूके एफटीए को ध्यान में रखते हुए ये जो चीज़ें हमने बात की पीएम मित्रा से लेकर, और हमने जो कंसोलिडेशन की बात की, और हमने जो जीएसटी स्ट्रक्चर की भी बात की, आप उसको प्रैक्टिकली कैसे आप इसको एक शॉर्ट नोट में 150 से 200 वर्ड्स में करेंगे। डू गेट बैक टू मी विद दैट। नाउ सोशल मीडिया डू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑल्सो। जब अभी था जो एक एस्केलेशन बढ़ भी चुका था, तो उसमें आप कैसे आप व्हाट डू यू थिंक शुड बी द पॉलिसी। द गवर्नमेंट मस्ट नाउ ऑपरेट एट ए पेस मैचिंग और एक्सीडिंग दैट ऑफ डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन। माई क्वेश्चन टू यू इज हाउ, हम कैसे वो करेंगे कि आप मिस इन्फॉर्मेशन से आप आगे हो कैसे। इंफॉर्मेशनल सुप्रीमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंड डिजिटल वॉरफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिजिटल वॉरफेयर आपको डिमोरलाइज करता है। डिजिटल वॉरफेयर स्पीड और स्केल से आता है, सेंसेशनल होता है, और वो जो है फैक्ट चेक करके देखने से पहले मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेंडा बन जाती है, वेपन बन जाती है। सो इंडिया ने अपनी प्रिसीजन स्ट्राइक्स टू पहलगाम एज अ नॉन एक्सकेलेटरी एंड टारगेटेड एट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर करके बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियोज आए, फेक वीडियो मैसेजेस आए, डीप कंटेंट आया, लेकिन उसके बावजूद भी हम आगे बढ़े।
So the cacophony of competing narratives, manipulated visuals, and synthetic texts have transformed war into a psychological battlefield. So the challenge is tougher than any time in history. While misinformation has always been part of warfare, what we face today is an entirely new beast, सोशल मीडिया और इंटरनेट की अगर हम बात करें तो आप बताइए क्या क्या उसमें हथियार होने चाहिए। क्या हमें पीआईबी फैक्ट चेकिंग से शांत हो जाना चाहिए? लीगल अमेंडमेंट्स हमें क्या लाने चाहिए? एंड प्लेटफॉर्म्स को क्या एडवाइजरीज देनी चाहिए? और साथ साथ में हमें फ्यूचर के लिए कैसे डिजिटल इन द एज ऑफ डिजिटल वॉरफेयर हमें कैसे स्मार्टली उसको पुटअप करना है। प्लीज डू क्रिएट अ फ्यूचरिस्टिक नोट रादर देन अ नरेटिंग इट। Great digital disconnect. So that there's a data dilemma. The digital ad revenue has surpassed TV but lacks a unified measurement system. Each platform tracks its own metrics. अभी ऐसा हो रहा है, रैम्पेंट एड फ्रॉड हो रहे हैं, बॉट ट्रैफिक है, क्लिक फार्म्स हैं, इन्फ्लेटेड व्यूज हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री लेड कॉन्सोर्टियम बनना चाहिए और वो सिस्टम ऐसा बने कि जो एक ट्रांसपेरेंसी को आगे बढ़ाए। जैसे इन 2024 the digital advertising saw an impressive 70% growth and it hit 70,000 crore and it has overtaken television to become the largest contributor to 2.5 trillion media and entertainment sector। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या वाकई हम मीडिया मतलब हमने टेलीविजन के केस में भी क्या हमने उतने प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए? सो द ओपेसिटी इज कंपाउंडेड बाय द स्केल ऑफ डिजिटल एड फ्रॉड। सो बोर्ड ड्रिवन व्यूज है, इन्फ्लेटेड इंप्रेशन जैसा मैंने आपसे कहा, मैनिपुलेटेड डेटा है। ये कैसे आप कैसे पकड़ेंगे इसको? थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, वो नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए। स्केप्टिसिज्म है। और जो आगे there is a need and a fast growing desire that we must create a platform which is inclusive and which we must be able to understand कि भाई ये गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आएगा और साथ साथ में जो है सेक्टर की ग्रोथ भी होगी और अकाउंटेबिलिटी होगी। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? BrahMos, a message in itself, very true. Testing facility, a concrete step towards making India an attractive defense product manufacturing hub. Very important. So this is in line with the indigenization of डिफेंस फोर्सेस का जो है, आप उस पर्सपेक्टिव से इसको देखिए। और आप कह सकते हैं कि ब्रह्मोस ही नहीं, इसके अलावा भी इंडिया जो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है, इंक्लूडिंग इसरो, इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर रोल और पीएसयूज, वो सबका हमें पता होना चाहिए। तो आप उस पर्सपेक्टिव से देख के कर सकते हैं। Modi told Vance India would hit hard. Park called US after basis damage. Already we have discussed all this. So Park has changed the tune. We told Rubio to need to hear from their channels. We already read this part of the everyday reading, so I'm not going into detail for that. शक्ति भी शक्ति भी, देखिए हिंदी कंपलसरी पेपर आता है और उसमें ये काम आएगा। शक्ति भी शक्ति भी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द टेस्ट ऑफ विक्ट्री अमूल, they have provided a very good viewpoint। एयर क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबसे बड़ा वॉर है। मेक इन इंडिया के बावजूद और उसके बाद आत्मनिर्भरता के बावजूद और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बावजूद, फॉरेन फंडिंग के बावजूद, इंडियाज सिटीज एंड स्पेशली दिल्ली इज अमंग द टॉप, अमंग द टॉप व्हेन वी स्पीक अबाउट द पुअर एयर क्वालिटी। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, आई थिंक वॉर के जितना ही बड़ा खतरा है। सो द क्वेश्चन इज दैट हम क्यों नहीं कर पाए? पहली बात, इंडियन इंडस्ट्री का रोल क्यों नहीं आ पाया? पहली बात, यहाँ सभी बड़े बड़े लीडर आते हैं, सभी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, लेकिन पॉल्यूशन का कुछ ना हो पाया। सो क्या हमारे पास इंटीग्रेटेड एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क है? पहला क्वेश्चन, प्लीज डू राइट शॉर्ट नोट। सेकेंडली आई वांट टू आस्क यू, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जिन्होंने स्टडी एक्सप्लोर किया, डू रियली द पॉलिटिकल लीडरशिप इज इंटरेस्टेड इन द सेम? डू आर वी ऑल्सो रेडी कि इक्वलिटी के पर्सपेक्टिव से आए, या इसमें भी गरीब को ज्यादा मारा जाएगा? तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अगर इस तरफ कमिटमेंट दिखाते हैं तो आपके हिसाब से क्या कर पाएंगे वो? क्या होना चाहिए? सो द एयर क्वालिटी पजल जो आपके गुरफान बेग साहब और शैलेश नाइक साहब ने लिखा, उसके लिखने के बाद भी हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारे सामने नहीं है। क्योंकि कमाल की बात तो यह है कि नायक साहब तो जो है डायरेक्टर एनआईएएस एंड फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैं, उनसे अच्छा कौन बताएगा? डिपार्टमेंट कह लीजिए,
और स्ट्रॉन्ग कोलेबोरेशन बोलने से सिर्फ काम अगर होता तो मैं भी वही बोल सकता हूँ। तो आई थिंक, आई बिलीव नायक साहब ने और ज़्यादा रियलिटी देखी है, तो वी आई बिलीव दैट रियलिटी पुश इन योर आंसर्स कैन ओनली गेट यू सम स्कोर। सिर्फ इतना लिखने से तो आप एक मीडियम लेवल तक पहुंच पाएंगे। सिलेक्शन है जरूरी, लेकिन टॉप रैंक उससे भी ज़्यादा जरूरी। वो कमिटमेंट से आएगा, आपके डिवोशन से आएगा। बाकी बाद में आप क्या करते हैं ये वक्त बताएगा। थैंक यू वेरी मच। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स।